हम सभी लोग अपने लिए क्लैप करेंगे। ये 33 लोग जो भी हैं ये चैंपियंस हैं और ये कमिटेड है अपनी सफलता के लिए। राइट। वंडरफुल। देखिए, नंबर्स कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि एक कहावत है, सक्सेस लाइज इन माइनॉरिटीज। मतलब सफलता कम लोगों के बीच में रहना पसंद करती है, इसीलिए ज्यादा लोग अगर आप देखेंगे तो वो असफल होते हैं। अगर आप 100 लोगों का एक सैंपल साइज उठा करके देखेंगे तो उसमें से 2 या 3% लोग ही सफल होते हैं। बाकी 95 से 98% लोग सफल नहीं होते हैं, क्योंकि वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते जो सक्सेस के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ जितने भी 33-34 लोग हैं, ये वो लोग हैं जो पूरी तरीके से कमिटेड हैं अपनी सफलता के लिए। और आज कुछ जरूरी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले मैं अपने बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ ही साथ मैं बात करने वाला हूँ कंपनी आगे हम लोगों के लिए क्या करने वाली है, और साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है। और चौथी चीज सॉरी, क्या वो चीजें हैं जो हमें कई बार सफल होने से रोक देती हैं। राइट। तो ये 4-5 चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप हम सभी लोग बहुत सीरियसली से सुनेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ इस मीटिंग शुरू करने से पहले, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं? पहली बार, मतलब वेस्टीज का कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं? एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के बोल सकते हैं। फर्स्ट टाइम, अच्छा। कोई मैथ? मोस्टली तो सभी लोग पुराने ही हैं। हाँ, मैथ्स के एक टीचर है जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, वेरी गुड। बाकी सब पुराने पापी हैं इसका मतलब। ग्रेट। तो मैं ये जानना चाहता था कि मैं किससे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं उस तरीके से बात को रखूंगा। जस्ट ए सेकेंड। ओके, चलिए। तो मैं अपने सेशन की शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम राजीव शर्मा है, बाय प्रोफेशन मैंने इंजीनियरिंग की है। और मैं एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट ए सेकेंड में इसे शेयर कर दूँ। शेयर स्क्रीन। ओके, तो स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को? यस सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। दोस्तों, जैसा कि स्लाइड में है, मेरा नाम राजीव शर्मा है और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में हुआ, एक छोटे से गांव में। बचपन से मैं बहुत बड़े बड़े सपने देखता था, और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे जो दादाजी हैं वो एक प्रिंसिपल हुआ करते थे, और मेरे पिताजी एक टीचर, और मेरे दो चाचा जी हैं जो डॉक्टर हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हम जो मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं, वहां बचपन से हमें एक चीज सिखाई जाती है कि हमें अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी है। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमें कहीं एक अच्छी जॉब मिलेगी, और अगर एक अच्छी जॉब मिलेगी तब हमारी लाइफ सेटल होगी। तो ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अक्सर मिडिल क्लास फैमिली के जितने भी लोग होते हैं वो बचपन से पढ़ाई लिखाई के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका पर्पस होता है एक ठीक ठाक और सेफ एंड सिक्योर जॉब प्राप्त करना। अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बल्ले बल्ले, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। और अगर गवर्नमेंट नहीं मिली तो कोई अच्छी हाईली पेड जॉब मिल जाए और एक सिक्योर फ्यूचर अगर हमारा हो, तो ये एक सक्सेसफुल लाइफ मानी जाती है मिडिल क्लास फैमिली के अंदर। ऐसा मैंने बचपन से देखा, और चूंकि मैंने बचपन से देखा, बड़े होते हुए देखा, तो मेरे दिमाग में भी यही था कि भाई मुझे भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए मैंने अपना अ, हम मेरे पिताजी का जब जॉब दिल्ली लगा तो वो गांव से दिल्ली शिफ्ट हुए, हम सभी लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। और दिल्ली शिफ्ट होने के बाद में मैंने अपना 10th किया, 12th किया। नो डाउट, ये जो शुरुआत के फेज होते हैं, जो शुरुआत का समय होता है जब कोई फैमिली गांव से दिल्ली या किसी बड़े शहर में आती है, तो बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है, क्योंकि अपना मकान भी बनाना है, बच्चों की शिक्षा भी अरेंज करनी है, सारी चीजें अरेंज करनी होती हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो माइग्रेंट हैं, जो किसी शहर में शिफ्ट हुए, उनकी लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है। ऐसी ही मेरे पेरेंट्स की रही। लेकिन उस चैलेंजिंग लाइफ में भी जो बेस्ट टू बेस्ट एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, मेरे पेरेंट्स ने किया।
मुझे पढ़ाया लिखाया। और 12th करने के बाद में मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद में मुझे ऐसा लगता था कि भाई अगर मैं इंजीनियरिंग करूंगा तो मेरी एक अच्छी जॉब होगी, मेरा अच्छा कैरियर होगा। तो मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद में कैंपस से सिलेक्शन हुआ, जॉब भी लगी। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में आई कि जैसा हमें ये दुनिया दिखती है वैसी दुनिया होती नहीं है। मैंने जब जॉब करना शुरू किया तो चूंकि मैंने प्रिंटिंग से इंजीनियरिंग किया, वहाँ शिफ्ट सिस्टम होता है। अगर आपका रिलीवर नहीं आएगा तो आप छोड़ के नहीं जा सकते। यानी पूरा प्रोडक्शन प्लांट आपके ऊपर चल रहा है, अगर आपका रिलीवर नहीं आया तो आपको वहीं रहना होगा और काम करना होगा। बिलीव मी दोस्तों, 72 72 घंटे की शिफ्ट मैंने लगातार की है। और जॉब क्या होता है वो तब पता लगता है जब हम नौकरी करते हैं, राइट? उससे पहले हमें नहीं पता लगता। तो जब मैंने जॉब करना शुरू किया 1 साल 2 साल, तो मुझे लगा यार मैं, मतलब मेरी ये सपने मेरे नहीं थे। मैं कुछ और चाहता था अपनी लाइफ में, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो गया। तो एक कहावत है, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो ये यूनिवर्स आपको उस डायरेक्शन में लेके जाता है, या कोई घटनाक्रम ऐसा जरूर होगा जो आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा फेडअप था कि मैंने कहा यार मेरे को ये जिंदगी नहीं चाहिए थी जॉब से, मुझे एक बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए था। मैं दुनिया घूमूं, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, मैं एक अच्छे मकान में रहूं, मैं ये चाहता था। लेकिन ये तो हाथ पैर काले पीले नीले करके, और ये मतलब मैं आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट लाइफ। तो हमारे एक फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया एक इवेंट के अंदर, जो डायरेक्ट सेलिंग का एक इवेंट था। मुझे आज भी याद है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वो प्रोग्राम था और मैं सबसे लास्ट वाली सीट पे बैठा हुआ था। वो इवेंट देखने के बाद में अंदर से दिल से कुछ आवाज आई, बोले यार मुझे नहीं पता यहाँ क्या होता है और कैसे होता है, लेकिन यहाँ के जितने लोग हैं उनका एनर्जी लेवल, उनकी लीडरशिप, उनका ड्रेसिंग सेंस, वो मुझे उस दिन क्लिक कर गया। और मैंने कहा यार कुछ भी हो, मैं अपनी जॉब के साथ में यहाँ अपना कैरियर बिल्ड करूंगा। एंड आई होप यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कोई ना कोई मीटिंग या सेमिनार अटेंड किया था और इस तरह की घंटी उनके दिल में बजी थी। सेम मेरे भी हुआ था। और मैंने अगले दिन, आई मीन जब मैं घर पहुंचा, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, और सुबह मैं उस आदमी के घर पहुंचा जिसने मुझे मीटिंग में इनवाइट किया था, वो ठाकुर जी उनका नाम था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बिजनेस क्या है और कैसे शुरू करते हैं। तो वो बोले यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो कई लोगों को ले जा चुका हूँ, कोई तैयार ही नहीं होता, तुम पहले आदमी हो जो तैयार हो, तो मैं तो करना नहीं चाहता इसे। आप सोचो, मैं एक ऐसा इंसान था जिसका स्पॉन्सर ही नेगेटिव है, मतलब जिसका अपलाइन ही नेगेटिव है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई और ऐसा व्यक्ति बताओ जो मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन कराए। तो उन्होंने मुझे किसी अन्य व्यक्ति का नंबर दिया, मैं उनके पास मिला और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। वो एक अमेरिकन कंपनी थी, उनके प्रोडक्ट बहुत महंगे थे और उस समय हमारे समाज में उन प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। तो मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत सारे लोगों को उसके बारे में बताया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। फिर किसी प्रोस्पेक्ट के थ्रू, क्योंकि मैं स्ट्रेंज कॉन्टेक्टिंग बहुत ज्यादा करता था, मैं सड़क पे चलते समय, बस में जाते समय, किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे मैं नए नए लोगों से बात करता रहता था। तो एक पैम्फलेट चिपकाने वाले व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। आपने देखा होगा जो खंभों पे दीवारों पे पोस्टर लगाते हैं या पैम्फलेट लगाते हैं। एक व्यक्ति से मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था, तो उसने बोला यार देखो मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो ये सब काम करता है, मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूँ। और उस व्यक्ति ने मेरी मुलाकात करवाई रिजवान रिजवान खान जी से। रिजवान जी से मिलने के बाद में बहुत सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की, और उन्होंने मुझे एक अन्य कंपनी के बारे में बताया जो कि इंडियन कंपनी थी। और होता ना, कुछ लोगों से मिलके कुछ वाइब्स मैच कर जाती हैं, तो वो वाली कहानी रिजवान जी के साथ हुई। तो हमने एक अन्य इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन की। और चूंकि मेरे अंदर जुनून था, उस कंपनी के प्रोडक्ट सेफ रेंज में थे, सभी लोगों के लिए यूजेबल थे, तो हमने जब वहाँ काम करना शुरू किया तो बहुत तेजी से ग्रोथ अचीव करी। और बहुत तेजी से हमने अपने नेटवर्क को बनाया। और 2 साल के अंदर हालत ये थी कि मेरी जो सैलरी थी उससे ज्यादा पैसे, यानी डबल इनकम मैं डायरेक्ट सेलिंग से पार्ट टाइम में कमाया करता था। तो वहां से मुझे पता लगा कि भाई डायरेक्ट सेलिंग को अगर कायदे से और सिस्टम से किया जाए तो पैसा बहुत है। मैंने गाड़ी खरीदी, सारी चीजें अचीव करनी शुरू की। और लगभग लगभग 8 9 साल उस कंपनी में हमने अच्छे से काम किया और बहुत सारी सफलताएं, बहुत सारा पैसा, मान सम्मान, सब कुछ हासिल किया। लेकिन एक एक वर्ड मैं आप लोगों को आज बोलना चाहूंगा, एक प्रोफेशनल कंपनी और एक लाला कंपनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। वो हमें समझ में आया दिसंबर महीना था सन 2011 में,
जब वो कंपनी किसी कारण से बंद हो गई और जिस फेथ के साथ हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को शुरू किया था, जिस भरोसे के साथ हमने उस कंपनी को ज्वाइन किया था, वो भरोसा हमारा एक मिनट में चकनाचूर हो गया। हम जितने लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में बताया करते थे, जो हमारी बात नहीं सुना करते थे, उन लोगों ने हमारा मजाक बनाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, ये वो फेज था जब मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इंडिया में बंद हो रही थी। इस बीच में मेरी मुलाकात विवेक सर के साथ हुई थी एक प्रोसेस में, और हमारा रेगुलर कम्युनिकेशन चलता रहता था। तो उनका फोन आया जब हमारी वो कंपनी बंद हुई कि राजीव यार, बहुत बुरा लगा आपकी कंपनी के बारे में सुनकर, लेकिन अगर आप ओके हो तो आप वेस्टीज के बारे में एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। तो अक्सर हम 5 लोग हमेशा साथ में रहा करते थे, आप सभी लोग जानते हैं। हम ऑल ग्रो रिच पार्टनर्स, हम हमेशा साथ में ही होते थे। तो हम पांचों ने डिसीजन लिया कि चलो एक बार विवेक सर से मिलते हैं। और जब विवेक सर से मिले तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, और आप सभी लोग जानते हो ही इज अ मैजिकल मैन। अगर कोई विवेक सर के साथ बैठ जाए तो बहुत सारी चीजें नई क्लियर होती हैं। तो विवेक सर से मीटिंग होने के बाद में हमें मौका मिला सिद्धार्थ जी से मिलने का। सिद्धार्थ जी से मिलने के बाद मौका मिला दीपक सर, कन्वर सर और बाली सर से मिलने का। और दोस्तों, वो उन लोगों से जब बात हुई तो समझ में आया कि एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग है क्या, ये कैसी होनी चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। और बाली सर के जो विजन थे, जो जो उन्होंने, उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर था अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में, पूरी दुनिया की अलग अलग कंपनीज में। तो उनसे बात करने के बाद समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग वो नहीं है जो आजकल इंडिया में है। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत नोबल कॉन्सेप्ट है, जहां लोग लोगों की मदद करते हैं, और ऐसे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो बचपन में या अपने समय पर वो नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। मसलन अगर कोई आदमी है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ लिख नहीं पाया, डायरेक्ट सेलिंग उसे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है अपनी लाइफ में अपने आप को दोबारा साबित करने के लिए, बशर्ते वो समर्पित होकर सिस्टमेटिक तरीके से ढंग से काम करे। तो ये बहुत सारी चीजें बाली सर से मिलने के बाद क्लैरिटी हुई। हम लोगों के मन में एक डाउट था कि सर, हमने बहुत मेहनत करी, हमने एक कंपनी में अपने लगभग 9 साल लगाए, और वहां एक छोटे से गलत डिसीजन की वजह से हमारा कैरियर खतरे में आ गया। तो बाली सर ने बोला कि जब हमने वेस्टीज की शुरुआत करी थी, तो शुरुआत करने से पहले पूरी दुनिया में जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बंद हुई हैं, वो क्यों बंद हुई हैं, उन सबको हमने स्टडी किया, और वो सभी कारणों को एलिमिनेट किया जिसकी वजह से ये कंपनी बंद हो सकती है। और उन्होंने हमें दिखाई एक बुक जिसका नाम है एटर्निटी। एटर्निटी बोलते हैं अनंत तक। अनंत तक मतलब जब तक ये दुनिया है तब तक वो चीज रहेगी। यानी वेस्टीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब तक ये दुनिया है तब तक ये कंपनी रहेगी। दोस्तों, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिला मैनेजमेंट से मिलने के बाद में। और बिलीव मी, मतलब मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम लोग यहाँ वरिष्ठ सदस्य हैं, पुराने साथी हैं। आपने पिछले लगभग 5 से 10 साल के अंदर कितनी ऐसी कंपनी देखी होंगी। आपने हर 2 साल के अंदर नोटिस किया होगा कि वेस्टीज के कंपटीशन में कोई कंपनी आती है, उसे भला बुला बोलती है, उसके लोगों को तोड़ के लेके जाती है, और 2 साल बाद वो कंपनी गायब हो जाती है। फिर अगले 2 साल बाद कोई कंपनी आती है जो वेस्टीज को ब्लेम करती है, उसके लोगों को अप्रोच करती है, और बहुत सारे कंफ्यूज लोग वहां जाते हैं। हमारे एक मित्र हैं, एक बहुत अच्छी कहावत बोलते हैं, जो हिला हुआ दांत होता है ना, वो सबसे पहले टूटता है। राइट। और इस मीटिंग के अंदर मैं देख रहा हूँ, ये वो दांत हैं जो हिले हुए नहीं है, वो बिल्कुल मजबूत दांत हैं। आप कभी भी देखिएगा, जो हिले हुए दांत होते हैं वो सबसे पहले टूटते हैं थोड़ी सी भी दिक्कत आने पर। तो एक्चुअली ये कंपनियां आती क्यों हैं? कमजोर लोगों को ले जाने के लिए आती। तो बाली सर ने जो सारी चीजें डिस्कस की, जिस तरीके से इस कंपनी को डिजाइन किया गया है, बिलीव मी दोस्तों, आज के डेट में हम कभी डिटेल में इसके बारे में सेशन करेंगे। वेस्टीज से ज्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट और वेस्टीज से ज्यादा सिस्टमेटिक कंपनी अभी इंडिया में कोई दूसरी अवेलेबल अवेलेबल नहीं है। बिलीव मी, कभी हम फैक्ट के ऊपर बात करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी। तो मैनेजमेंट से मिलने के बाद में बाली सर और शिवराज जी, सॉरी, सिद्धार्थ जी और विवेक सर से मिलने के बाद में हम लोगों ने एज अ ग्रो रिच एसोसिएट हमने काम करना शुरू किया। और कमिटमेंट ये था कि अगर किसी का नेटवर्क सबसे बड़ा होगा तो टीम ग्रो रिच का होगा। इस कमिटमेंट के साथ हमने काम करना शुरू किया। और दोस्तों, शुरुआत में जब हम काम करना शुरू करते हैं तो कुछ चैलेंजेस हमें रोकते हैं। वो चैलेंजेस होते हैं हमारी पास्ट नॉलेज। पास्ट नॉलेज मतलब, मैं अगर एक अच्छा इंजीनियर हूं तो मैं अपने पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री के अंदर इंजीनियर हूं।
वेस्टीज में मुझे जीरो से शुरू करना होगा। अगर मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं एक उस मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर हूं, लेकिन अगर मुझे वेस्टीज में सफल होना है तो मुझे वहां के सिस्टम्स के अकॉर्डिंग काम करना होगा। और अक्सर जो लोग किसी अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं या कहीं सफल होते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है नए सिस्टम को अडॉप्ट करना, जो हमारे साथ भी हुआ। हमें भी ये लगता था कि भाई हम तो उस एक्स कंपनी में बहुत बड़े लीडर थे और यहाँ तो हम तुरंत कर जाएंगे। दोस्तों, जब भी हम अपने अहम को अपने सर पे चढ़ाते हैं तो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हमें दिक्कतें आती हैं। बहुत सारी चीजें हमारे साथ भी हुई। ये बात मैं आप लोगों को क्यों शेयर कर रहा हूं? अगर कोई ऐसे साथी हैं जो कहीं सफल हैं, तो वो पहले 2 साल वेस्टीज के सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करें, जैसा बताया जाए वैसे फॉलो करें, क्योंकि ऐसा ना करने से बहुत सारे चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं। हम पास्ट की यूजलेस नॉलेज को लगाया करते थे, कंफ्यूजन्स रहते थे, पता नहीं कंपनी अगर वो खुल गई या ये बंद हो गई, ऐसा करके बहुत सारे कंफ्यूजन चलते थे। अप्लायंस के साथ में हम कम्युनिकेशन में नहीं रहते थे, क्योंकि हमें लगता है कि भाई हम तो खुद ही लीडर हैं। इसके साथ ही साथ सेल्फ ईगो होती थी। प्रोडक्ट अलग इंडस्ट्री के थे, हम जिस कंपनी में पहले काम करते थे वो एक अलग कंपनी थी, और यहाँ वेस्टीज में आने के बाद में ये टोटली हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर कंपनी थी। और नेगेटिव एंड फियरफुल थॉट्स। दोस्तों, मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय योगानंदा। जितने भी सफल लोग होते हैं, आप अगर उनको क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। और जितने भी असफल लोग होते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करना, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, आप उनको थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। वो अक्सर नेगेटिव बातें करते हैं और डरे हुए रहते हैं, ये हो गया तो, वो हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम्स हम लोगों के साथ में भी थी। क्यों? क्योंकि हमें वो मेंटरशिप नहीं मिली थी जो एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए चाहिए होती है। एंड बिलीव मी दोस्तों, हम सब लोग बहुत लकी हैं जो हमें सिद्धार्थ जी और विवेक सक्सेना जी जैसे अपलाइन मिले। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने हमें वो बताया जो हमें पता नहीं था। विवेक सर और सिद्धार्थ जी एक प्रोग्राम करते हैं, आई होप आप सभी लोगों ने वो पार्टिसिपेंट किया होगा, सक्सेस बाय चॉइस या एसबीसी, या जो विवेक सर प्रोग्राम करते हैं। दोस्तों, यहाँ इन प्रोग्राम्स को अटेंड करने के बाद में कुछ नई चीजें हमें पता लगी जो अब से पहले हमें नहीं पता थी। जैसे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, हम सफलता को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, हम इमोशंस को कैसे फील करें। सी, प्लान दिखाना एक पार्ट है, लेकिन अगर हमारी प्रोग्रामिंग नेगेटिव है और हम उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग के साथ प्लान दिखाएंगे तो हमें रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन वहीं अगर हमने प्रोग्रामिंग को चेंज करके प्लान दिखाना शुरू किया तो दोस्तों रिजल्ट आने शुरू होते हैं। तो वो ट्रेनिंग्स का पार्ट बनने के बाद में, बिलीव मी, हम लोगों की जिंदगी में 180 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और साथ ही साथ एक सबसे जरूरी चीज जो दोस्तों इस बिजनेस में बेहद जरूरी है, वो है सक्सेस सेमिनार। जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो दिल्ली एनसीआर में कोई सक्सेस सेमिनार नहीं होता था। लेकिन कुछ समय बाद सिद्धार्थ जी ने और विवेक सर ने इनिशिएटिव लेकर के सक्सेस सेमिनार शुरू किए। एंड आई होप आप में से बहुत सारे लोग कुछ समय पहले तक हमारे साथ थे। आपने नोटिस किया होगा, जहां जहां सक्सेस सेमिनार होते हैं वहां वहां बिजनेस में मल्टीफोल्ड ग्रोथ आती है। तो दिल्ली में जब सक्सेस सेमिनार शुरू हुए, इस तरह की इवेंट में हमने ज्वाइन करना शुरू किया, अपनी टीम को लाना शुरू किया। दोस्तों, माइंडसेट शिफ्ट होना शुरू हुआ लोगों का और हम लोगों का। और इस बिजनेस में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप एक बात बताइए, क्या कंसिस्टेंसी करना मुश्किल है? 100 पीवी के प्रोडक्ट यूज करना या प्रमोट करना कोई मुश्किल काम है? बिलीव मी, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। क्या नए लोगों से बात करके उनको बिजनेस में साइन अप कराना मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल क्या है? मुश्किल सिर्फ ये है कि हम इसे अपना नहीं मान पाते हैं। इस बिजनेस को आप नोटिस करना, जब भी आप नए लोगों से बात करोगे, वो इसे बाय नहीं करते, वो इसे अपना नहीं मानते। और पुराने लोग भी जिनको, जो बिजनेस में आज नहीं है, आप नोटिस करना, उनके साथ बैठ के बात करना, उन्होंने इसे अपना माना ही नहीं। ये जो फीलिंग और ये थॉट ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये कब होते हैं? जब हम मीटिंग्स और सेमिनार का हिस्सा बनते हैं। और जितने ज्यादा लोग हमारी टीम के मीटिंग्स और सेमिनार का पार्ट बनते हैं, हमारे नेटवर्क में उतना पॉजिटिविटी रेशियो ज्यादा होता है। और जितना पॉजिटिविटी रेशियो ज्यादा होगा, उतना नेटवर्क के अंदर मोमेंटम ज्यादा होगा।
तो हमें एक चीज समझ में आई ये मीटिंग्स अटेंड करने के बाद में कि ये जो बिजनेस है ये गेम है मीटिंग्स और सेमिनार का। जिसके जितने ज्यादा लोग मीटिंग्स और सेमिनार में रहेंगे उसके बिजनेस में उतना ज्यादा मोमेंटम रहेगा। एंड दोस्तों हमने उसी दिन डिसाइड किया ऑल ग्रोरिच पार्टनर्स ने कि हम मैक्सिमम लोगों को मीटिंग्स और सेमिनार का पार्ट बनाएंगे और यही चीज नीचे नीचे डुप्लीकेट हुई। एंड डुप्लीकेशन का नतीजा ये हुआ कि बहुत तेजी से नेटवर्क में ग्रोथ आनी शुरू हुई, लोगों के लेवल्स क्वालिफाई होने शुरू हुए, बड़ी बड़ी गाड़ियां टीम के अंदर आनी शुरू हुई। अगर मैं अपने फर्स्ट ईयर की बात करूं तो मेरे पहले साल की जो इनकम थी वो 2,86,000 रुपये थी एक साल की। दूसरे साल की अगर मैं इनकम की बात करूं तो ये लगभग 4.5 लाख रुपए थी। तीसरे साल की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 7.5 लाख रुपए थी। चौथे साल की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 15 लाख रुपए थी। पांचवें साल की बात अगर करूं तो लगभग 20,50,000 रुपए के आसपास थी। छठे साल ये 35 लाख रुपए हुई और सातवें साल ये 42,61,000 रुपए हुई और आठवें साल में दोस्तों ये 88 लाख रुपए हुई। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब लोग आपके साथ आते हैं, लोग ग्रो करते हैं तो आपकी ऐसे ही ग्रोथ होती है। तो हमें इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर लीनियर ग्रोथ के बारे में ना सोच करके मल्टीपल ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। कैसे लोगों के घर में इनकम आए, कैसे लोगों के चेक बड़े बड़े बने, क्योंकि जब लोग मल्टीप्लाई होते हैं तो दोस्तों आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई होती है। और ये आगे बढ़ता रहा। 9वें साल में इनकम 1,08,00,000 रुपए पहुंची। ये कोविड का टाइम था जब पूरी दुनिया परेशान थी। एंड अगर मैं बात करूं या 10th ईयर में लगभग 66 लाख थी जो कोविड के बाद में डाउनफॉल आया था। दोस्तों इनकम एक पार्ट है इस बिजनेस का। और चूंकि ये बिजनेस है तो इनकम प्लस एंड माइनस हो सकती है। और इसमें बहुत बड़ा कोई भी बिजनेस, देखिए एक फिक्स इनकम हमेशा जॉब में आती है लेकिन वेरिएबल इनकम हमेशा बिजनेस में होती है। और बिजनेस डिपेंड करते हैं हमारे सराउंडिंग्स के ऊपर, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हमारे आसपास क्या सिनेरियो है। तो वेस्टीज बिजनेस में जिस लेवल पे इनकम मल्टीप्लाई होती है और जिस लेवल पर आप अपने आप को ग्रो करते हैं वो एक यूनिक चीज है। इस बिजनेस में मेरे को अल्टीमेट इनकम्स के साथ साथ में बहुत सारे फॉरेन ट्रिप करने का मौका मिला। ये मेरा पहला थाईलैंड ट्रिप था। ये कुछ फोटोग्राफ्स वहाँ के हैं और रिजवान जी साथ में थे। नेक्स्ट ट्रिप मेरा थाईलैंड के बाद था इंडोनेशिया। ये कुछ फोटोग्राफ्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आप रिलेट कर सकें, क्योंकि आप और हम एक जैसे ही हैं, आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। तो जब मैं जा सकता हूं तो आप भी जा सकते हैं। ये कुछ बाली के ट्रिप के फोटोग्राफ्स हैं। ये आबू धाबी दुबई हम लोग गए, वहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ वहाँ गया। साथ ही साथ अगला टूर मेरा पता है थाईलैंड का था। ये भी एक अमेजिंग टूर था। साथ ही साथ नेक्स्ट ट्रिप मेरा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया यूरोपियन ट्रिप था। यहाँ भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो क्या ये जिंदगी जी पा रहा होता? बिल्कुल नहीं। ये कुछ फोटोग्राफ्स यूरोप यूरोप ट्रिप के हैं। साथ ही साथ ये BMW का म्यूजियम है। नेक्स्ट स्टार क्रूज के ऊपर हम लोगों को जाने का मौका मिला। ये हमारा सबसे अमेजिंग ट्रिप था जहां अलग अलग कंट्रीज में हमें विजिट करने का मौका मिला। इसके अलावा मैंने साउथ अफ्रीका विजिट किया। और साउथ अफ्रीका के बाद में कोविड आ गया तो उसके बाद में कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जा पाए। अभी पिछले लगभग 5-10 दिन पहले मैं थाईलैंड से वापस आया हूँ। थाईलैंड ट्रिप गए थे। दोस्तों मैंने बहुत लंबे समय तक जॉब किया, मार्केटिंग में भी मैं रहा और मोटरसाइकिल के ऊपर मैंने वर्किंग की। मेरे पास रेड कलर की एक हीरो होंडा पैशन हुआ करती थी। उस बाइक से मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया, बहुत लंबे समय तक। और जो लोग बाइक चलाते हैं उन्हें पता है कि उनके लिए कोई भी मौसम अच्छा नहीं है। गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है, बरसात में कोई भी आके पेंटिंग कर जाता है हमारे कपड़ों के ऊपर, और सर्दियों के तो कहने ही क्या, इतनी ठंड लगती है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं। तो उस समय जब मैं दिल्ली की सड़कों पर बाइक से ट्रैवल किया करता था तो एक छोटा सा सपना था कि भाई एक गाड़ी अपनी होनी चाहिए, एक अच्छी सी। और उस समय होंडा सिटी और इस तरह की गाड़ियां बहुत अच्छी मानी जाती थी। और जब बिजनेस करना शुरू किया और इस सिचुएशन में आया कि गाड़ी लेनी है, तो मैंने दीपक सर से पूछा। मेरे पास पहले ऑल्टो थी और मैंने दीपक सर से पूछा कि मैंने कहा सर होंडा सिटी लूँ या ये वाली लूँ। उन्होंने बोला अगर तू कोई भी लग्जरी कार से छोटी गाड़ी लेगा तो मैं उसमें पंचर कर दूंगा।
तेरे को लेनी है तो सिर्फ मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी लेनी है। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप बोल रहे हो, क्योंकि अपने ऊपर फेथ है और मैनेजमेंट के ऊपर फेथ है। मेरी ऑल्टो के बाद में पहली गाड़ी थी मर्सिडीज, और जब उसके कुछ लोन की बात चल रही थी, बैंकर से बात हो रही थी, तो जो बैंकर था उसने एक सवाल पूछा, बोले सर समझ में नहीं आई कहानी, ऑल्टो से सीधा मर्सिडीज, नो इन बिटवीन। मैंने कहा नो इन बिटवीन, सीधा मर्सिडीज। तो दोस्तों 29 मई को मेरी जिंदगी में वो दिन आया 2017 में, जब मैंने अपनी गाड़ी मर्सिडीज यहाँ से ली। और बिलीव मी, एक आम आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे व्यक्ति के लिए ये एक सपने जैसा ही है। ये सपने से बढ़कर, मैं मेरे पास शब्द नहीं है। एक व्यक्ति जो एक छोटी मोटी गाड़ी के बारे में सोचता हो, उसे मर्सिडीज जैसी गाड़ी मिले, विदेश यात्राएं मिले, इतना मान सम्मान मिले, ये चमत्कार से कम कुछ भी नहीं है। और चमत्कार के पीछे सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक्स हैं जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। ये किसी की भी जिंदगी में हो सकता है। क्योंकि इस बिजनेस में काम करने के बाद में बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की, बहुत सारे स्पीकर्स को सुना, बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंड किए, तो कुछ चीजें समझ में आई कि सफलता के लिए कोई यूनिक फॉर्मूले नहीं होते। फॉर्मूले वही हैं जो दुनिया को पता है। बस जो लोग कुछ समय कमिटमेंट करके उन फॉर्मूलेज के ऊपर काम करते हैं, वो सफल हो जाते हैं। और जो आलस्य की वजह से या नेगेटिविटी की वजह से उन फॉर्मूलाज के ऊपर काम करना बंद कर देते हैं, वो सफल नहीं होते हैं। आप अपने आजू बाजू देखिए, आपके आसपास भी कुछ लोग सफल होंगे और कुछ लोग असफल होंगे। सफल लोग वो हैं जो लगातार कुछ सिद्धांतों के ऊपर चले और चलते रहे, और तब तक चले जब तक कि उन्हें सफलता नहीं मिल गई, वो सफल हैं। और जिन लोगों ने थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज किया, आराम किया, आज वो लोग सफल नहीं हैं। तो ऐसी ही कुछ चीजें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं, मैं आप लोगों के साथ उन्हें शेयर करने वाला हूँ अगले कुछ सेकंड में। ये ये फोटो मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। इस फोटो में आप देख रहे होंगे धर्मेंद्र मान जी, एकता मैम, राजू गुप्ता जी, रिजवान जी, रेहान खान जी और गिरी जी। दोस्तों, इस फोटो से पहले सिर्फ रिजवान जी के पास ऑडी थी, सेकंड कार मेरी आई थी, और आने वाले 2 साल के अंदर इन सभी लोगों के पास लग्जरी कार। दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज, राइट। बट होता है ना, जब कोई कंपनी अपने आप को सही साबित करती है और सफल लोगों को प्रोड्यूस करती है, तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं और बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो पिछले 2 से लेकर 3 साल ऐसा ही एक समय रहा जब बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हुए, कंफ्यूज हुए, और आज वो सभी लोग धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। तो कुछ चीजें जो मेरी लाइफ में मैंने सीखी और समझी, मैं आप लोगों के साथ वो जरूर शेयर करना चाहूंगा। ओके, तो ये मेरा फेवरेट लाइन है, रन योर लाइफ ऑन प्रिंसिपल्स नॉट बाय सिचुएशंस। हमें अपनी जिंदगी सिद्धांतों के अनुसार चलानी चाहिए, परिस्थितियों के हिसाब से नहीं चलानी चाहिए। अ, अभी पीछे मैं कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा था, तो मैंने कुछ शाओलिन मॉन्क्स को सुना। शाओलिन मॉन्क, अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ये कुंफू और ताइक्वांडो में किसी भी इंसान की लिमिट्स को क्रॉस कराते हैं। यानी दर्द की भी अपनी एक लिमिटेशन है, अपनी एक क्षमता है, और उस लिमिटेशन को ये लोग क्रॉस करवाते हैं, और इन लोगों को शाओलिन मॉन्क बोला जाता है। आज ग्लोबली ये कम्युनिटी है जो कुंफू और ताइक्वांडो में लोगों को ट्रेन करती है। और दर्द और सहने की क्षमता की जो भी लिमिटेशंस हो सकती हैं, ये उनको क्रॉस करवाते हैं। और शाओलिन मॉन्क की कुछ एजुकेशंस हैं, कुछ 5 चीजें हैं, स्टेट ऑफ माइंड वो उन्हें बोलते हैं। हम जब भी लाइफ में कुछ काम करना शुरू करते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा है जो नीट क्वालिफाई करना चाहता है, कोई बच्चा है जो कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहता है, या कोई वेस्टिजियन है जो लाइफ में सफल होना चाहता है, वेस्टीज में डीओसीडी बनना चाहता है। हम सब जानते हैं हमें क्या करना है। मैं आज कोई नई बात आपके साथ शेयर नहीं करूंगा।
बाली सर ने हमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में वीआईपी में हमें बता दिया है। 7 बेसिक्स करने हैं और उनको लाइफ टाइम फॉलो करना है और वो डुप्लीकेट करने हैं। बट लेकिन जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो क्या वो 5 चीजें हैं जो हमें रोक देती हैं? इस मीटिंग में बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, उन्होंने लाइफ में कभी ना कुछ अचीव करने का डिसीजन लिया होगा और उसकी तरफ उन्होंने आगे बढ़ने का सोचा होगा। लेकिन हमारी लाइफ में हमेशा 5 स्टेट ऑफ माइंड, मन की वो 5 अवस्थाएं आती हैं जो हमें सफल होने से रोक देती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? वो हमें शाओलिन मॉन्क की एजुकेशन से सीखने को मिलता है। एंड बिलीव मी, मैं थोड़ा सा सीरियसली इस बात को बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जब किसी पर्टिकुलर काम को कर रहे होते हैं, चाहे वो वेस्टीज बिजनेस हो या कोई भी काम हो, तो हम इन 5 मनोस्तवाओं से कभी ना कभी निकलते हैं। मैं भी निकलता हूँ और मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा कि उस समय पे क्या करना है। लेकिन नोटिस करना है, ये 5 मनो अवस्था यानी स्टेट ऑफ माइंड हम सबकी लाइफ में जरूर आती है। इसमें सबसे पहली होती है, जो हमारी सबसे पहली स्टेट ऑफ माइंड होती है वो होती है सेंसुअल डिजायर। इस स्टोरी में जो शाओलिन मॉन्क है वो एक एग्जाम्पल के साथ शेयर करते हैं कि एक व्यक्ति था जो एक पहाड़ी के पास रहता था और पूरी दुनिया से लोग उस पहाड़ी को विजिट करने आते थे। तो वो लोग जब पहाड़ी की तरफ जा रहे होते थे तो उस व्यक्ति का मन करता था कि यार मैं भी एक दिन इस पहाड़ी पर जाऊं, और ऐसा वो बार बार सोचता था। राइट? इसे एग्जैक्टली रिलेट करिएगा वेस्टीज के साथ। बहुत सारे लोग वेस्टीज ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग सफल होते हैं और उन्हें देखने के बाद में कुछ लोगों का मन करता है कि यार मैं भी वेस्टीज शुरू करूं। तो ठीक उसी तरीके से उस व्यक्ति का भी मन होता था, यार पूरी दुनिया से लोग आते हैं इस पहाड़ी को ट्रैक करने के लिए, मैं भी एक बार चल के देखता हूँ। तो सोचता तो वो कई बार था, लेकिन एक दिन उसने फाइनली मन बनाया और उसने वो यात्रा शुरू करी। और जैसी उसने यात्रा शुरू करी तो वापस आने वाले कुछ लोगों से उसने पूछा कि भाई आप पहाड़ी पर गए, आपको कैसा अनुभव हुआ? तो कुछ लोगों ने बोला कि यार इट वाज अमेजिंग, कुछ लोगों ने बोला कि यार ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं है, कुछ लोगों ने बोला यार ऊपर चढ़ के जाने में जितना परेशानी होती है ना, उसके हिसाब से तो बिल्कुल बेकार है। ऐसा शायद बहुत सारे लोग वेस्टीज शुरू करने से पहले करते हैं। जब वो वेस्टीज ज्वाइन करते हैं तो उनके आजू बाजू ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज को पहले ज्वाइन किया था। वो उनसे पूछते हैं कि कैसा है वेस्टीज। तो अलग अलग लोग, अलग अलग रिव्यू। और प्रॉब्लम की बात यह है कि इस व्यक्ति ने जब चलना शुरू किया और उन लोगों के रिव्यूज को सुन करके आगे ना जाने का मन बना लिया, यानी उसने अपनी यात्रा शुरू ही नहीं की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ ये हुई। एनीवेज, कुछ परिस्थितियां घटी और फिर किसी ने बोला कि यार ये बहुत अच्छा है, तो उसने डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, मैं एक बार दोबारा चलता हूँ और मैं इस बार चोटी पे पहुंच के दिखाऊंगा। यानी मैं, कोई अपलाइन या कोई दोस्त उसे मोटिवेट कर देता है कि भाई तुम्हें डीयूसीडी बनना ही बनना है, तो उसने डिसीजन लिया चलो मैं चलता हूँ। तो जब उसने यात्रा शुरू करी तो पहाड़ी पे जब उसने चढ़ना शुरू किया, 3 से 4 घंटे जब वो पैदल चला, तो चलते समय उसे रास्ते में एक रेस्टोरेंट नजर आया जहां से बहुत अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी। तो उसे लगा यार चढ़ाई तो बाद में कर लेंगे, पहले कुछ खा लिया जाए। दीज आर कॉल्ड सेंसुअल डिजायर्स। वो इच्छाएं जो हमारी 5 सेंस, जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति, ऐसी कुछ चीजें जो हमारी 5 सेंसुअल डिजायर की वजह से क्रिएट होती हैं और हम अपने टारगेट से भटक के उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो उसने अपने रास्ते को छोड़ दिया। अब वो व्यक्ति सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों, जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो जब हम इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी आती हैं जो हमें बहुत पसंद होती हैं। जैसे कुछ लोगों को शादी रिश्तेदारी में जाना पसंद है, कुछ लोगों को दोस्तों के साथ हैंग आउट करना पसंद है। मेरा एक फ्रेंड था, वो वेस्टीज में सफल तो होना चाहता था, लेकिन वो संडे को क्रिकेट नहीं छोड़ सकता था। तो वो सभी चीजें जो आपको पसंद है लेकिन वेस्टीज बिजनेस के लिए सही नहीं है,
वो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी बाधक बनेंगी। और मोर देन 70% लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं सिर्फ सेंसुअल डिजायर्स की वजह से। और ना सिर्फ वेस्टीज, माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में आप जब भी कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो चीजें रोकेंगी जो आपको बहुत पसंद है। तो अगले 3 साल से 5 साल का कमिटमेंट लेना है कि मैं सिर्फ वो करूंगा जो वेस्टीज को पसंद है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो अगली हमारी स्टेट ऑफ माइंड होती है दोस्तों, वो होती है इल विल एंड एवर्जन। इल विल एवर्जन का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें वो जो हमें वेस्टीज में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है लेकिन हमें पसंद नहीं है। उस मॉन्क ने जब आगे बढ़ना शुरू किया तो जैसे ही वो आगे बढ़ा तो बहुत तेज बारिश हुई और बारिश के साथ में उसे एक नदी दिखाई दी और नदी में उसे तैरना पसंद नहीं था। अब नदी में तैरना पसंद नहीं है तो क्या करना होगा, उसे वापस जाना पड़ेगा ना। ठीक इसी तरीके से जब हम वेस्टीज बिजनेस करना शुरू करते हैं तो हमें कुछ चीजें पसंद नहीं होती हैं। जैसे प्लान दिखाना हमें पसंद नहीं होता। हमने प्लान दिखाया और सामने वाले ने हमारा मजाक बनाया, वो मजाक सहना हमें पसंद नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपने प्राइमरी प्रोफेशन में सफल हैं और जब वो सफल लोग किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं और वो आदमी कहता है, अरे डॉक्टर साहब आप भी इन धंधों में लग गए, तुम भी मेंबर बनाने लगे, तुम्हें क्या कमी है, इतनी कमी पड़ गई कि तुम्हें मेंबर बनाने की जरूरत पड़ गई। ये जो डायलॉग होते हैं ना अंदर से छील देते हैं। ऐसा है या नहीं है? अब यहां हमें डिसीजन लेना है कि हम इस बिजनेस को कंटिन्यू करें या वापस चलें अपनी यात्रा को छोड़ के। दोस्त, सुबह 5 बजे उठ के ग्राउंड के 10 चक्कर लगाना सचिन तेंदुलकर को भी पसंद नहीं था। विराट कोहली को भी पसंद नहीं है इतना हार्ड वर्कआउट करने के लिए। और जितने भी सफल लोग हैं उनको पसंद नहीं है वो सारी चीजें जो सफलता के लिए उन्होंने करी हैं। लेकिन वो गाना है ना, बेबी को बेस पसंद है और सफलता को सेक्रीफाइस पसंद है। तो अगर आप कमिटेड हैं अगले 5 साल उन सभी चीजों को सेक्रीफाइस करने के लिए जो आपको पसंद नहीं है लेकिन इस धंधे को पसंद है, तो अपने को करना पड़ेगा, अपने को प्लान दिखाना पड़ेगा। हमारा कोई दोस्त अगर हमारा मजाक बनाएगा तो अपन को वो मजाक सहना पसंद करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो जिंदगी है ना ये भी कोई मजेदार नहीं है। दोस्त, बहुत अच्छा लगता है जब आप यूरोप जैसी कंट्री में जाते हैं ना, हवाई जहाज में बैठ के 7 स्टार होटल्स में आपको एस्कॉर्ट किया जाता है, आप जब मर्सिडीज चलाते हैं, आप जब पूरे हिंदुस्तान में आप सक्सेस सेमिनार करने जाते हैं। ये एक अलग तरह की जिंदगी है लेकिन उस जिंदगी को जीने के लिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। मैं अच्छे से जानता हूँ वेस्टीज में जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपके कुछ ऐसे लंगोटिया यार होंगे जो हर अच्छे बुरे कुकर्म में आपके साथ थे, लेकिन जैसी बात वेस्टीज की आएगी वो आपका साथ छोड़ देंगे। और ना सिर्फ साथ छोड़ेंगे बल्कि सार्वजनिक रूप से आपका मजाक उड़ाएंगे, बेइज्जत करेंगे आपको। ऐसे भी दोस्त होंगे आपके। अगर इस तरह की चीजों को झेल सकने की हिम्मत है तो आगे बढ़िए। क्योंकि एक मटका भी खरीदते हो ना तो टोले मार के चेक करते हो ना फूटा हुआ तो नहीं है। तो सफल होने से पहले ये ईश्वर आपको चेक करेगा या नहीं करेगा कि इसकी झेलने की कैपेसिटी कितनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएंगी जब आप वेस्टीज को करेंगे, जब लोग आपका मजाक बनाएंगे, शायद आपकी जेब में इतने पैसे भी नहीं होंगे कि आप खाएं या पेट्रोल डलवाएं। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस शायद आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कमिटेड हैं सफलता के लिए तो सफलता आपको मिलके रहेगी। और अगर आप एक कमजोर दिल इंसान है, छुई मुई का पौधा देखा ना, उंगली लगाओ तो मुरझा जाता है, ऐसे लोगों के लिए इस बिजनेस में कोई जगह नहीं। इस बिजनेस में चाहिए मजबूत लोग, चिकने घड़े, बेशरम, बेहया, राइट, जिनकी सेहत पे कोई फर्क ना पड़े कोई कुछ भी बोले। वो लोग इस बिजनेस में सफल होते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेट ऑफ माइंड होती है दोस्तों, वो उसे हम बोलते हैं, जस्ट ए सेकेंड, स्लॉथ एंड टॉरफॉर। और
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज की डेट में 99% लोग इस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं। इस अवस्था को बोलते हैं कि जैसा हमने उम्मीद करी थी वैसे परिणाम हमें नहीं मिले, राइट, जिसकी वजह से अब हमारा दिल और दिमाग, या इसे ऐसे बोलेंगे, हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे के साथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, देखो मुझे नहीं पता, मैंने बचपन में बहुत सारे पंगे लिए, क्योंकि मैं गांव में पला बड़ा हूं, तो हमने खूब अमरूद चुराए हैं, हमने खूब खरबूजे तोड़ के भाग भाग के खाए हैं, मतलब जो बचपन में ऐब कर सकते हैं हमने खूब करे। आप में से कितने लोगों ने करे मुझे नहीं पता, अब अगर करे हैं तो आप भी बताना। तो याद करो जब हम बचपन में शैतानियां किया करते थे, या उस समय हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे दोपहर को सो जाओ, और हम फिर भी भाग भाग निकल के भागते थे, हम सोते नहीं थे, उधम मचाते थे, रात भर जागते थे। ये सुनो, क्योंकि हमें मजा आता था। अब हमें कोई बोले तो हमें उतना मजा नहीं आता, क्योंकि अब हम बड़े हो गए, अब हम समझदार हो गए हैं। तो जब हमारा शरीर और हमारा दिमाग एक डायरेक्शन में होता है ना, तो हम चमत्कार करते हैं। लिख लीजिए कहीं पे, जब हमारा दिमाग और हमारा शरीर एक डायरेक्शन में होता है, यानी एक अलाइनमेंट में होता है, तो हम बहुत जबरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन आ जाए, तो हमारा शरीर उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करता। बहुत सारे लोगों को लगा वेस्टीज जब अपने एकदम तेजी पे था, तो बहुत तेजी से लोग सफलता हासिल कर रहे थे। लोगों को लगा यार मैं भी इतनी तेजी से सफलता हासिल कर लूंगा। परिस्थिति बदली, कोविड ने सब कुछ चेंज कर दिया, इकोनॉमी बदली, लोगों की स्पेंडिंग स्पेंडिंग पावर खत्म हुई। अब परिस्थिति पहले जैसी नहीं थी। एक कहावत है ना, असली खिलाड़ी कौन है, जो पूरी दुनिया में किसी भी पिच पे खेल के दिखाए। हल्की पिच पे तो कोई भी खेल लेगा ना, लेकिन प्लेयर कौन है जो किसी भी परिस्थिति में खेल के दिखाए। तो अभी जो सिचुएशन है ना, वो खिलाड़ियों के लिए, राइट। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा उम्मीद कर बैठते हैं, और जब काम करना शुरू करते हैं और वो रिजल्ट नहीं आते, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और अक्सर ऐसे लोगों को अपलाइन फोन करता है और उनका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया चला जाता है, राइट। हमें जब रास्ता नहीं पता होता कि क्या करके क्या मिलेगा, बिलीव मी दोस्तों, मैं अभी 4 दिन पहले हरिद्वार गया हुआ था, तो वहाँ एक जगह है नीलकंठ, आप लोग जानते होंगे। तो कुछ नए लोग हम लोगों के साथ में थे, तो पूरे दिन के थके हुए थे। और चूंकि थके, ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आप नोटिस कर लेना। जब हम जा रहे थे और वो जो नए लोग थे, उन्हें लगा पता नहीं कितनी दूर है मंदिर, वो पार्किंग आज की डेट में पहले कर दी है, तो थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। तो कंफ्यूज हो रहे थे, कितनी दूर है कितनी दूर है, हर 2 मिनट पे पूछ रहे कितनी दूर है कितनी दूर है। जब रास्ता नहीं पता होता तो थकावट और ज्यादा महसूस होती है। फिर हम पहुंचे, दर्शन कर लिए, और दर्शन करने के बाद जब वापस आए तो उन्हें पता लग गया ना कितनी दूर है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। दोस्तों, जब हमें रास्ता पता होता है और मंजिल पता होती है, तो हमारे एफर्ट बदल जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ अभी जल्दी से शेयर करूंगा। ऐसी सिचुएशन में छोटी छोटी फेलियर भी हमारे दिमाग पे हावी होना शुरू हो जाती है, और आज की डेट में 90% लोग इस प्रॉब्लम से रूबरू हो रहे हैं। और इस सिचुएशन में अगर आप फंस गए, तो आप 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने के अंदर इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपके जो इफेक्टिव अपलाइन है उनके साथ बैठिए, प्रोसेस को समझिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिए, तथ्यों को समझिए, और काम करना शुरू करिए। क्योंकि इस अवस्था में अकर्मण्यता, यानी काम ना करने की इच्छा हमारे दिमाग पे हावी हो जाती है। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेज है दोस्तों, वो है मंकी माइंड, रेस्टलेसनेस। आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं इनकी टीम में नहीं होता, वहां होता तो अच्छा होता, वेस्टीज नहीं कर रहा होता तो वो कर रहा होता तो अच्छा होता, ये ना कर रहा होता तो वो कर रहा होता अच्छा होता। इन लोगों को बोला जाता है मंकी माइंडेड पीपल, यानी रेस्टलेसनेस इनके दिमाग में हमेशा एक, ये ना करूं वो कर लूं, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, ये सब कुछ चलता रहता है। और दोस्तों, ये लोग कभी सफल नहीं हो पाते। ये फोर्थ स्टेट ऑफ माइंड है। गलती से भी इसमें मत फंसना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। नेक्स्ट एंड लास्ट जो स्टेट ऑफ माइंड है दोस्तों, वो है स्पेक्टिकल डाउट, शक। ये शक हमें हमारे ऊपर हो सकता है, ये शक हमें हमारे अपलाइंस के ऊपर हो सकता है, अपने ग्रुप के ऊपर हो सकता है, अपनी कंपनी के ऊपर हो सकता है, और अपनी इंडस्ट्री के ऊपर हो सकता है। थोड़ी सी कड़वी बात चलेंगी बबीता मैडम?
मेरी मजबूरी है, करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है। आप में से सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। और एक बात लिख के रख लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग तो छोड़ दो, इस दुनिया में जिसने भी बड़ी सफलता हासिल करी है वो व्यक्ति हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जो किसी के भरोसे नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो अपनी इंडस्ट्री में एक नई कहानी लिखते हैं। इन्हें सबसे पहले भरोसा होता है अपने ऊपर। एक छोटी सी बात बोल रहा हूं साहब, अगर आपकी जरूरत इस दुनिया में नहीं होती ना, तो आपको उठा लिया गया होता। आप अगर जिंदा हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ पर्पस आपके थ्रू यूनिवर्स को करवाना बाकी है। और रही बात आप कमजोर हैं या नहीं है, तो परिस्थितियों की वजह से आपने अपने आप को शायद कमजोर मान लिया है। साक्षात ईश्वर का, अल्लाह का स्वरूप है हम लोग। एक बहुत बड़ा ग्रंथ है द कबालियन, उसमें लाइन लिखी हुई है, गॉड हैज क्रिएटेड अस एज अ क्रिएटर। आप किसी भी जाति या धर्म को बिलोंग करते हैं, अपने बुक्स को स्टडी कीजिए। ईश्वर ने जो सर्वश्रेष्ठ बनाया है इस धरती पे वो है इंसान। और हम सब इंसान हैं। ईश्वर के बाद अगर कोई सबसे बेस्ट क्रिएचर इस धरती पे है तो वो है हम। तो अपने आप को कमजोर तो बिल्कुल मत आना। राइट। हाँ, कोई परिस्थिति, आपकी सिचुएशन, आपकी लोकेलिटी अगर कोई प्रॉब्लम है वो एक अलग चीज है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस मीटिंग में जो 51 लोग बैठे हुए हैं ना, ये 51 के अंदर इस दुनिया को हिलाने की ताकत। कभी अलग से सेशन करेंगे, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आपको पता नहीं है आपके अंदर क्या खूबी है। अगर आप अड़ गए ना अपनी पे, तो इस दुनिया के हिलाने की ताकत आप रखते हो। एक बुक है जिसका नाम है साइको साइबरनेटिक्स, आप जरूर पढ़िएगा। हम अपनी लाइफ को सेल्फ इमेज के आधार पे जीते हैं, और सेल्फ इमेज हमारी बनती है हमारे आस पड़ोस के लोगों के द्वारा। यानी दुनिया ने जो आपके बारे में सोच लिया, और प्रॉब्लम ये है कि आपने वो अपने बारे में मान लिया। इस सेल्फ इमेज के हिसाब से आप इस जिंदगी को जी रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। यू आर द बेस्ट टू बेस्ट क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। आप यूनिक हैं। और हम कभी अलग से सेशन करेंगे, उसमें मैं शेयर करूंगा यार, आप, हम सब लोग यूनिक है। अकेला चना भाड़ फोड़े या ना फोड़े मुझे नहीं पता, लेकिन इस मीटिंग में बैठे हुए 51 लोग पता नहीं कितने भाड़ फोड़ सकते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। राइट। तो कभी अपने आप को कमजोर मत आंकना, अपने ऊपर शक मत करना, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है और ईश्वर कभी कोई गलत चीज नहीं बनाता। राइट। दूसरी चीज है दोस्तों, अपलाइन। अरे यार, इस दुनिया के सबसे सफल अपलाइंस में से हमारे अपलाइन आते हैं। अब भी प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी क्या? कंपनी, वेस्टीज से अच्छी कंपनी हिंदुस्तान में कोई नहीं है। क्योंकि आज समय कम है, मैं डिटेल में इसके बारे में कभी बात करूंगा। इंडस्ट्री, 26% के सीएजीआर से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है ये आने वाले समय में। बहुत देसी भाषा में समझ लो, दो तरह के देश होते हैं, एक होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, एक होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित और विकासशील। जितने भी विकसित देश हैं वहां महंगाई की दर 2 या 3% होती है। अमेरिका में आजकल थोड़ी बढ़ी हुई है, इसलिए आप न्यूज सुनते होंगे, फेड रेट इंक्रीज करना चाहता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है। किसी भी विकसित देश की महंगाई दर 2 या 3% होती है, और किसी भी विकासशील देश की महंगाई दर 6 से 8% के बीच में होती है। और जितनी हमारी महंगाई दर होती है ना, उससे 1% ऊपर या नीचे हमारे बैंक की ब्याज दर होती है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूं। और जिस भी देश की इकोनॉमी, जीडीपी या महंगाई दर 6 से ऊपर है, वहां उस देश के लोगों को अपनी आय हर 6 साल में डबल करनी पड़ेगी सर्वाइवल के लिए। अगर आप अपनी आय को हर 6 साल में डबल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक बेहतर जिंदगी नहीं जी पाएंगे। एंड माय डियर फ्रेंड, सॉरी टू से, ऐसी कौन सी नौकरी है जहां हर 6 साल में सैलरी डबल हो रही है? मैं ये नहीं कह रहा नौकरी बुरी चीज है, मैंने भी करी है। किराए का घर तब तक बढ़िया जब तक अपना ना हो। आज बिजनेसेस की हालत देख लो, छोटे छोटे बिजनेसेस पे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून की ऐसी नजर है। अब से 10 साल पहले टैक्सी स्टैंड गुलजार हुआ करता था, और ओला उबर सबको खा गया।
राइट। तो ये दुनिया बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, जैसे जैसे इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है माय डियर फ्रेंड, आपको पता भी नहीं लगेगा। अभी यहाँ एक डॉक्टर साहब बैठे हैं, एक लेटेस्ट स्कीम। जी। हम्म। लाइट जला दियो अपने फोन की। मैम आपकी आवाज आ रही है बीच में। ओके। एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। अभी एक डॉक्टर साहब हमारे बीच में है। सबसे जो कम डॉक्टर्स पाए जाते हैं, एमडीज, वो पाए जाते हैं जो आपने देखा होगा सीटी स्कैन या एक्सरे, इस तरह के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि सीट्स कम होती हैं। और ये पूरी दुनिया में कम होते हैं। मतलब अफ्रीका में अगर किसी ने सीटी स्कैन कराया तो उसकी रिपोर्ट बनने में लगभग 12 से 18 दिन लग जाते हैं। सीमेंस एक कंपनी है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो डॉक्टर से अच्छी रिपोर्ट पढ़ के देता है, और उसकी एक्यूरेसी 99% है। अभी आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसी बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजों को खत्म कर देंगी, और हम अपनी इनकम की डबल करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप ना सिर्फ इनकम कमाते हैं बल्कि आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। आपको बहुत सारी नई तरीके की एजुकेशन मिलती है, और 6 साल तो छोड़ दो, हर 2 से 3 साल में यहाँ इनके आप डबल कर सकते हैं, अगर सिस्टम्स को फॉलो करें, अगर कायदे से काम करें। राइट। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखो, अपलाइन के ऊपर भरोसा रखो। कंपनी हमारी बेस्ट है और हम बेस्ट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। कभी डिटेल में बात करेंगे तो मैं बहुत विस्तार से इन सब चीजों के बारे में आपसे बात करूंगा। टेंशन लेने का नहीं। बस ये 5 स्टेट ऑफ माइंड जो मैंने आप लोगों से शेयर करी, आज रात को आपका सिर्फ एक काम है। अगर हमारे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है तो पहले तो आत्म मंथन करना है। क्या करना है? आत्म मंथन, कि मैं इन पांचों में से कौन सी स्टेट ऑफ माइंड में फंसा हुआ हूं। पहली, मुझे वो रोकेगी जो मुझे पसंद है। दूसरी, मुझे वो चीजें रोकेंगी जो मुझे पसंद नहीं है, कोई मेरा मजाक बनाता है मुझे पसंद नहीं है। तीसरी, मेरा दिमाग और शरीर एक साथ नहीं है, अलाइनमेंट आउट हो चुका है। चौथी, रेस्टलेसनेस, मुझे कभी लगता है मैं ये कर लूं, कभी लगता है ये कर लूं, कभी लगता है ये कर लूं। चौथी, मुझे भरोसा नहीं है अपने ऊपर, मुझे भरोसा नहीं है अपलाइन के ऊपर, मुझे भरोसा नहीं है इंडस्ट्री के ऊपर, मुझे भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप इन पांचों में से किस अवस्था में हैं। ये बेहद जरूरी है दोस्त, अगर आप वाकई में ग्रो करना चाहते हो तो। नंबर 1, जब पता लग जाए तो दूसरी चीज, ये सिर्फ एक मन की अवस्था है। हमारा जो दिमाग है ये चंचल है, ये बदलता रहता है। राइट। ये सिर्फ मन की अवस्था है। जब हम इसे पहचान जाएंगे तो हम इसे बदल भी सकते हैं। करना क्या है वो हमें बाली सर ने बता दिया, हमारी बहुत सारी अप्लायंस ने बता रखा है। हमें 7 बेसिक्स करने हैं। यूज करना है प्रोडक्ट को, शेयर करना है, लिस्ट बनानी है, मीटिंग में इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, टीम वर्क करना है और फॉलो अप करना है। ये 7 काम करने में वो नहीं बता रहा क्या करना है, वो सब जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये, वायरस कौन सा अटका पड़ा है पहले ये चेक करना जरूरी है। ठीक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किस माइंडसेट के साथ करना करवा है दिया ना। वो ध्यान से देख लीजिए। 7 बेसिक्स करने। एक शब्द यहां पे आप देख रहे होंगे, फोर्स वर्सेस फ्लो, दिख रहा है आपको? एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को फोन किया कि सुनो, वो रात को ना 2 बजे भाई आ रहा है, उसके लिए खाना बना देना। पत्नी का पहला रिएक्शन क्या था? 2 बजे भी कोई आने का टाइम होता है? कोई तरीका थोड़ी है, कोई आए आदमी ढंग से आए, ये क्या तरीका है? 2 बजे मैं पूरे दिन की थकी हुई होती हूँ, फलाना ढिमका सुना दिया उसे 25 बात। तो पति ने बोला, अरे भैया मेरा नहीं तेरा भाई आ रहा है। तो पत्नी का एटीट्यूड क्या हो गया? चेंज हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। हम किसी भी काम को जबरदस्ती कर रहे हैं या मजे लेके कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जबरदस्ती अपलाइन के कहने से, तो सॉरी, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। आपको इस बिजनेस में सफलता नहीं मिलने वाली। अगर आपको प्रोडक्ट रिटेल करने में टेंशन होती है तो सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो जाएंगे।
अगर आपको लिस्ट बनाने में, प्लान दिखाने में दिक्कत होती है, जबरदस्ती करना पड़ता है, तो आप एक गलत बिजनेस में हैं। लेकिन अगर ये 7 बेसिक करने में अगर आपको मजा आता है, तो मार्क माई वर्ड, इस बिजनेस में डीयूसीडी बनने से आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो कोई भी काम आप फोर्सफुली कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, ये मायने रखता है। दिस इज कॉल्ड फोर्स वर्सेस फ्लो, राइट। एक आदमी जिसे तबला बजाना आता है ना, तो उसे पैसे मिले या ना मिले, उसे तबला बजाने में आनंद आता है। अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक व्यक्ति है झारखंड के, ट्राइबल हैं, उन्हें कविताएं लिखने का बहुत शौक है, और उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो पद्मश्री लेने, या पद्मश्री या आई डोंट नो कौन सा अवार्ड, वो दिल्ली आ सकें। राष्ट्रपति ने उन्हें पुरस्कार दिया, और झारखंड और वेस्ट बंगाल में किताबों में उनकी पोएम्स छपी हैं। वो पोएम उसकी जिंदगी है, उसका सुर ताल है, सब कुछ है। तो दोस्त, जिस दिन ये 7 बेसिक हमारे सुर ताल बन जाते हैं ना, बिलीव मी, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें सफल होने से रोक सके। और अगर हम अपने अपलाइन की वजह से कर रहे हैं, फोन आता है, 100 पीवी का बिल कटवाना पड़ता है, आप अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं, अपने अपलाइन का भी टाइम खराब कर रहे हैं। मैं कड़वी बात बोलता हूं, लेकिन ये फैक्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बिजनेस में एक चीज है जो काम करती है, उसका नाम है लॉ ऑफ एवरेज। यदि आप 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो 100 में से जनरली कोई नया आदमी जब इस बिजनेस को करना शुरू करेगा, तो ये लॉ ऑफ एवरेज निकल के आता है। 100 में से 60% लोग आपके इस बिजनेस को शुरू नहीं करेंगे। उनकी परिस्थिति सही नहीं हो सकती है, शायद वो अपने आप को इस बिजनेस के लायक नहीं मानते हैं, या वो नेगेटिव एटीट्यूड के हैं। बट 100 में से 60% लोग आपके साथ इस बिजनेस को शुरू नहीं करेंगे। 30% लोग आपके साथ इस बिजनेस में एज अ कंज्यूमर आएंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट लोगों को सोल्यूशन देते हैं। किसी के घुटने का दर्द ठीक होता है, किसी का पेट ठीक होता है। तो 30% कंज्यूमर आएंगे। और दोस्त, एक बात बोलूं, हम उस देश में रहने वाले इंसान हैं, अगर 2 खुराक में बुखार नहीं उतरता ना, तो आदमी डॉक्टर बदल देता है। 3 महीने खाएगा आपका नोनी स्पिरुलिना, वो नहीं खाएगा। जो ठीक हो गया वो वैसे नहीं खाएगा, जो ठीक नहीं हुआ वो वैसे नहीं खाएगा। प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट में नहीं है, हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, नंबर 1 है, क्लिनिकल ट्रायल है हमारे पास। बट लोग बीमारियों के समाधान ढूंढ रहे हैं, हम लोगों को स्वस्थ रहने का सोल्यूशन देते हैं, राइट। तो 30% जो कंज्यूमर आएंगे ना, इसमें कितने सस्टेन होंगे, कितने नहीं होंगे, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। बट ये सस्टेन हुए नहीं हुए इन्हें देख के आप नेगेटिव मत होना। 9% लोग ऐसे आएंगे जो इस बिजनेस में सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन अपनी सफलता की कीमत अदा नहीं करना चाहते। ये वो लोग हैं जो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल या 2 साल में इस बिजनेस को छोड़ के जाएंगे। तो जैसे आने की खुशी हुई थी ना, जाने का गम भी पचाना सीखिए। ये लोग जाएंगे, और जा रहे हैं, और जाते रहेंगे। बाली सर ने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया वो भी गए, सिद्धार्थ जी ने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया वो भी गए, मैंने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया वो भी गए। आप मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, आपके नेटवर्क से भी लोग जाएंगे। और 1% लोग ऐसे होंगे जो आपकी टीम में एज अ लीडर आएंगे। और ये वो लोग होंगे दोस्तों, जो अपने सपने तो पूरे करेंगे ही करेंगे, आपके सपनों को भी पूरा करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे 1 लाख चलानी है, तो मुझे कितने लोगों को प्लान दिखाना है? 100 लोगों को। अगर मुझे 2 लाख चलानी है, यानी गोल डायरेक्टर मेंटेन करना है, तो मुझे कितने लोगों को प्लान दिखाना है? 200 लोगों को। अगर मैं क्राउन मेंटेन करना चाहता हूं, तो मुझे कितने लोगों को प्लान दिखाना है? 600 लोगों को। तो किसने करा, किसने नहीं करा, कौन अपलाइन की सुनता है, कौन नहीं सुनता, कौन मीटिंग में है, एक विद दैट, हमारा काम होना चाहिए 600 लोगों को प्लान दिखाना है। और एक चीज याद रखना, इस मीटिंग में कौन सा ऐसा आदमी है जिसको बुखार हुआ हो, उसने टैबलेट ली हो, और पपोल पपोल के मजे लेके खाई हो? कोई है ऐसा जिसने टैबलेट कड़वी खाई हो मजे लेके, जैसे हम हाजमोला कैंडी खाते हैं या कोई खाते हैं? टैबलेट कैसे खाई जाती है? ढक से ली और पानी पी लिया। तो ये 600 प्लान हमारी गरीबी की दवाई है। इसे धीरे धीरे मत दिखाना, इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दिखाना। कोई पार्ट टाइमर है,
तो जाहिर सी बात है उसे ज्यादा टाइम लगेगा। कोई फुल टाइमर है वो जल्दी दिखाएगा। कभी भी ये एक प्रॉब्लम हम लोगों के बीच में पता है क्या आती है, एक सनसना तूफानी आदमी आया जो 15 कंपनी करके आया, उसके पास लिस्ट थी, उसने 3 महीने में क्राउन कर दिया। हमें 2 साल हो गए, हमारा गोल्ड मेंटेन नहीं हो रहा। इसे देख के हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। अरे भैया नहीं, वो 6 साल से काम कर रहा है, उसके पास लिस्ट है, फुल टाइमर है। खरबूजे को आम से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आम को आम से ही कंपैरिजन कर सकते हैं ना। तो इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं ना, 600 प्लान आपको दिखाने हैं। कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलतफहमी बिल्कुल मत पालो। इस दुनिया में अगर आपको कोई बोलता है ना मैं तुझे सफल बना दूंगा, वो सबसे बड़ा झूठा है। 1, 2 या 5 प्लान कोई आपके लिए दिखा सकता है, 600 प्लान आपको खुद ही दिखाने हैं। हाँ, हमारा सिस्टम है, हमारी मीटिंग्स है, हमारी ट्रेनिंग्स है, वो माइंडसेट के ऊपर काम करेंगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, लॉ ऑफ एवरेज अपनी जगह है। बड़ी से बड़ी कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी जब कोई दवाई बनाती है तो लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर काम करती है। कितनी भी वैक्सीन बनती हो, कितने भी मेडिसिन क्यों ना बनती हो, लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर काम करते हैं। 70% लोगों को अगर आराम पहुंचा तो वैक्सीन ठीक है। तो हमारे धंधे में भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, इंश्योरेंस में भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अगर आपको क्राउन डायरेक्टर बनना है, 600 प्लान दिखाने पड़ेंगे, 25 रुपए का रजिस्टर खरीद लेना, 100 लोगों को प्लान दिखाइए, लॉ ऑफ एवरेज अपने प्लान के साथ बैठ के काउंसल कीजिए। ये सब बाबाओं की कहानी है कि मैं तुझे सफल बना दूंगा, मैं तुझे ज्ञान दे दूंगा। सब कहानियां हैं। जिंदगी में सफलता अगर मिलेगी तो 600 प्लान दिखा के मिलेगी। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। सब ज्ञान है जो दुनिया बांटती है और हम ले लेते हैं। सॉरी टू से मैं थोड़ा सा आज कठोर था, लेकिन कुछ बातें जरूरी हैं जो सच्ची हैं। आप 600 प्लान दिखाइए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप, अगर आपको लगता है 10, 15, 20, 25 लोगों से बात करके किसी गुरुजी के चरणों में लिटा दूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, सॉरी टू से, ऐसा कहीं नहीं होता। जिन्हें हम सफल लोग मानते हैं उन लोगों ने भी 600, 700, 800 प्लान दिखाए हैं, तब आज वो सफल है। राइट? आई एम नॉट सेइंग कि मैं किसी को बुरा बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, भैया सफलता उसी को मिलती है जो खुद करता है। राइट? तो आज के लिए इतनी कड़वी बातें बहुत है, ज्यादा नेगेटिव ना हो जाए लोग। बट बिलीव मी, एक चीज बोलूं, जब आप 600 प्लान दिखाओगे ना, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे होगा। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। जब आप साइको साइबरनेटिक्स बुक पढ़ोगे तो इंसान को इस तरीके से बनाया गया है कि वो जिस काम को करना शुरू कर दे उसमें एक्सपर्ट बनना शुरू हो जाता है। राइट? तो जब आप प्लान दिखाओगे ना, फॉलो अप करोगे 600, तो धीरे धीरे कब आप विवेक सक्सेना जी बन जाओगे, कब आप सिद्धार्थ सिंह बन जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो सारा सीक्रेट क्या है कि हमें 600 प्लान दिखाने क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए। और इस पूरे प्रोसेस में हमें अपनी गलतियों से सीखना है कि मैंने पिछले प्लान में क्या कमी करी थी, मैं उसे अगले प्लान में इंप्रूव करूँ। एंड बिलीव मी, ये जो 600 प्लान आप दिखाओगे ना दोस्त, ये 600 प्लान दिखाने के बाद आप जो इंसान बन जाओगे, आप जो इनकम अर्न करोगे, आप जो सफलता हासिल करोगे, आप जो लाइफस्टाइल जियोगे, वो अनबिलीवेबल है। अब मैं जूम पे आपको कुछ चीजें शेयर नहीं कर सकता। 2 जून को आप आ जाओ, एटम बम फटेंगे, एटम बम। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में जो कभी किसी ने सोचा ना हो, वो 2 जून को होने वाला है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। राइट? तो आज की ट्रेनिंग से जो भी आपको सीखने को मिला हो या ना मिला हो, 2 जून को जरूर आ जाना। लाइफ में वो चीज मिलने वाली है जो कभी आपने सपने में उम्मीद नहीं करी थी। मैं शॉर्ट में सिर्फ इतना ही बताऊंगा, क्योंकि हमारी कंपनी की बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग है, बहुत जबरदस्त प्लानिंग है। मतलब मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कंपनी ने किस लेवल की तैयारी कर रखी है। और हमें मीटिंग में आके बता दिया कि भाई ये तैयारी है और ये भी कंडीशन लगा दी कि तुम्हें बताना नहीं है। तो अब अंदर से एक्साइटमेंट संभल नहीं रहा। तो इसलिए सिर्फ 2 जून को आ जाना, रजिस्ट्रेशन वगैरह ढंग से कर लेना। लाइफ में जो कभी सपने में नहीं सोचा ना, वो अचीव करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। ओवर टू मास्टर ऑफ सेरेन। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वो शानदार सा सेशन रहा। चलिए आगे बबीता मैम हमारे बीच है, मैं मैम को जरूर इनवाइट करूंगा सर के आभार के लिए। मैम वेलकम है आपका, बबीता मैम। पंकज जी।
मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी राजीव सर का, जिन्होंने इतने सरल शब्दों में आज इतनी गंभीर बातें टीम को समझाई हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं मानती हूँ कि जीवन में तो ये लोग भूलेंगे नहीं। और सर आज पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं, अभी जूम पे ही मिले हैं, बाई फेस अभी बात भी नहीं हुई। मैं तो परिचित हूँ क्योंकि मैं 2012 से देख रही हूँ कंटिन्यू। तो बेशक उतने बड़े अचीवमेंट नहीं आए, पर समय बहुत पुराना हो गया, तो ज्यादातर बाई फेस बाई नेम सबसे परिचित हैं। पर काफी समय बाद हमें ये पता चला कि हम आपके नेटवर्क का पार्ट हैं, और मुझे लगा कि सर की गाइडलाइंस की जरूरत है हमें, सर के मार्गदर्शन का हमें आज इस समय जरूरत पड़ रही है, तो इसी वजह से समय लिया। और आज बहुत अच्छा लगा कि इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग आपने इतने सरल शब्दों में समझा दी, किसी से परिचय भी नहीं था। तो मैं चाहूंगी कि सत्यवीर जी आए और सर का वेलकम करें, और सारी टीम का दिल से रिक्वेस्ट है कि सब रेगुलर बने रहे। तो ऐसे ही हम सर का समय लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू पंकज जी। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। सत्यवीर सर, क्राउन डायरेक्टर सर, वेलकम है सर आप।